Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 3 है, राइट। सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, राइट। और इसमें स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या है। तो फैराडेज के दो लॉ थे, वो हमें जो है देखने हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। और उसके पहले जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, राइट। तो ये जो है ये पर्टिकुलर वीडियो का फ्लो है। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइट सेल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन दिस सेल नॉन spontaneous reaction is carried out by providing external potential difference। तो आप बाहर से जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको आप कैरी करवाते हो, राइट। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, राइट। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज कहाँ किया जाता है। सो इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई many metals and to extract strong metals। तो ये दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और कभी कभी आपका स्ट्रॉन्ग मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला जो है, मान लीजिए आप प्यूरिफिकेशन का देखते हैं। तो प्यूरिफिकेशन में आपका बेसिकली जो कॉपर है, राइट, कॉपर जो है इम्प्योर दिया जाता है, राइट। और जो है आपका कॉपर प्योर बनाया जाता है। तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर इम्प्योर कॉपर जो है बेसिकली इसको इलेक्ट्रोलाइट में लाया जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से आपका दो इलेक्ट्रॉन गेन करवा के कॉपर डाला जाता है। तो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट उस पर उसका रिएक्शन हो गया, ये हो गया आपका एनोड का रिएक्शन, है ना। और यहाँ पे जो है आपका कैथोड का रिएक्शन, राइट। तो ये आपका जो है कैथोड पे डिपोजिशन होगा और यहाँ पे कॉपर जो इम्प्योर है वो आपका प्यूरीफाई होता रहेगा। तो इस तरीके से प्यूरिफिकेशन भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक्सट्रैक्शन में देखना है ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल, तो इसमें क्या होगा, आपका जो Na है, मान लीजिए NaCl, NaCl को आपने लिया मोल्टन स्टेट में, राइट, या फिर आप कह सकते हो फ्यूज्ड स्टेट में। और इसमें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपका जो है Na जो है आपका सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन जो है आपका गैस फॉर्म में उड़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका प्योर Na मिलता है। तो ये दो तरीके से जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ बेसिकली आपके दो लॉ है जो हमें डिस्कस करने हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लॉ है। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ। हम लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional
to the quantity of electricity passed through electrolyte. इसका मतलब क्या है कि आपका जो जितना भी आपका अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो भी आपका होने वाला है वो तभी होगा जब कभी भी आपका जो है इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? बाय पासिंग करंट। और ये जो आप करंट जो पास हो रहा है ये बेसिकली आपका क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास थ्रू हुआ है, राइट। यहाँ पे जब हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे कि कितने अमाउंट ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका पास हुआ है उसके हिसाब से आपका डिपोजिशन होगा, उसके हिसाब से आपका जो है डिसोल्वेशन होगा आपके सॉलिड एनोड से, राइट। फिर है आपका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट substances liberated by the same quantity of current through electrolyte solution are proportional to their actually chemical equivalent weight, राइट। इसका मतलब कि आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर रहेगा कि कितना अमाउंट जो है आपका डिपॉजिट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है तो आप सबसे पहले तो केमिकल इक्विवेलेंट डिफाइन कर लें। केमिकल इक्विवेलेंट वेट विल बी बेसिकली आपका जो भी एटॉमिक मास रहेगा ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। मतलब कि अगर जो भी कोई कटायन फॉर्म किया है, राइट, तो उस पर्टिकुलर कटायन से आपका जो है एकदम न्यूट्रल स्टेट में लाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अगर हम देखते हैं तो क्या होगा 63.5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम अजम्पशन ले रहे हैं कि आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका कॉपर में जा रहा है, राइट। अगर ये अजम्पशन करें तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या होता है? +3 में होता है, 27 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ अजम्पशन है कि एल्यूमिनियम 3 +3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बना रहा है, राइट। इस तरीके से जो है हम केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वेट डिपॉजिटेड होगा, राइट, वो क्या होगा? आपका जो भी आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय कितना आपका चार्ज टोटल फ्लो हुआ है, राइट, उसी पे डिपेंड है। यही निकला हमारे फैराडेज लॉ से। यहाँ पे हम अगर इक्विवेलेंट वेट को अगर लेट्स से अपन Z कहते हैं और ये चार्ज को अपन कहे कि कितनी आपने करंट पास की है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि आपका करंट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा Z इंटू आई इंटू टी के बराबर। तो ये जो है आपका कितना आपने वेट डिपॉजिट करना है आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे Z है आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट
I है आपका करंट और यहाँ T है आपका टाइम। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यू ऑफ फैराडेज कांस्टेंट। तो हम जनरली जो है सारी चीज़ें जो डील आउट करते हैं वो हम नंबर ऑफ मोल्स में करते हैं। तो फैराडेज कांस्टेंट क्या है? सो वैल्यू ऑफ फैराडेज कांस्टेंट, इसको एक्चुअली यहीं लिख देते हैं, कांस्टेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है? तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज निकालते हैं। तो F विल बी इक्वल टू आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज E मल्टीप्लाइड बाई Na आएगा, है ना। अगर इसको हम यहाँ पे लिखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 तो 10⁻23 के बराबर। तो अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज 96500 कूलम के बराबर। तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला। यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट का सिंबल डाल देते हैं, राइट। सो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ फैराडे। तो ये जनरली वैल्यू ऑफ फैराडे जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में निकालना है, तो आप ये तब यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.